हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम कंबस्शन एंड फ्लेम को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इट एंड दिस इज फ्रॉम योर गोयल ब्रदर्स क्लास 8 साइंस। फ्लेम क्या होता है? अभी हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन इज ऑल अबाउट बर्निंग। सो अभी हम देखेंगे कि फ्लेम क्या होता है। द फ्लेम, द रीजन वेयर कंबस्शन ऑफ गैसियस मटीरियल्स टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इज नोन एज फ्लेम। तो इट्स अ कंबस्शन ऑफ गैसियस मटीरियल्स विच आर टेकिंग प्लेस। और क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, तो हम उसे कहते हैं फ्लेम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल लिक्विड एंड गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बर्न्स विद अ फ्लेम। तो जो भी लिक्विड और गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो बर्न करते हैं फ्लेम के साथ। अब सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं विच वेपराइज ऑन हीटिंग, जैसे कैम्फर है या कैंडल वैक्स है, ये तो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। लेकिन इसमें जैसे वुड और कोल हो जाता है, वुड एंड कोल बर्न विद अ फ्लेम टिल ऑल द लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स इन इट्स वेपोराइजेस एंड देन कंटिन्यू टू ग्लो लाइक चारकोल। तो पहले तो ये फ्लेम के साथ बर्न होते हैं जब तक इनके अंदर कुछ लिक्विड या गैसियस मटेरियल रहता है तब तक। उसके बाद ये क्या करते हैं? दे कंटिन्यू टू ग्लो लाइक चारकोल। नाउ व्हाट इज कैंडल? कैंडल और अ मैचस्टिक बर्न विद अ येलो फ्लेम। अब कैंडल या फिर आप मैचस्टिक को बर्न करके देखेंगे तो वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होगी। एलपीजी, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब बर्न करेंगे ब्लू या फिर येलो फ्लेम के साथ। मैग्नीशियम बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ और सोडियम बर्न होगा येलो फ्लेम के साथ। कैल्शियम बर्न करेगा लाइक अ रेड फ्लेम, ब्रिक रेड फ्लेम, ऐसा रेड फ्लेम इसमें से निकलेगा। अब कलर्स ऑफ अ फ्लेम क्या क्या होते हैं? अभी हमने देखा पहले कि मैग्नीशियम कैसे बर्न होता है, कैल्शियम कैसे बर्न होता है। द कलर ऑफ अ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? द कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो कैसा सब्सटेंस है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कैसा है, और लास्ट एंड द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड ड्यूरिंग बर्निंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आप कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी उसे एयर सप्लाई मिल रही है टू बर्न। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, इट कंसिस्ट ऑफ 4 जोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कैंडल फ्लेम होता है इसमें 4 जोन्स होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन। इसमें जो होते हैं वैक्स वेपर्स अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन to produce carbon dioxide and water as oxygen is available from both sides of the flame। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? एक तो कार्बन डाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होती है? वाटर प्रोड्यूस होता है। इसको दोनों तरफ से अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है ना। द फ्लेम इज हार्डली विजिबल एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये बहुत ही ज्यादा गर्म जोन है। To melt gold and silver, goldsmith blows this zone with a metallic blowpipe on the metals. Now, the middle luminous zone. अब जो middle वाली zone है आपकी, it is the prominent yellow part of the candle flame. Wax vapors undergoes incomplete combustion. अभी हमने देखा कि outer most में complete combustion थी, तो middle zone में क्या हो रहा है? Incomplete combustion हो रहा है, because enough air is not available in this zone. ऊपर वाले में outer most non-luminous zone में the air was sufficiently available, but यहाँ पर क्या है? Air is not available enough in this zone, so incomplete combustion produces what? Carbon particles and carbon monoxide gas. अब जो the unburned carbon particles glow emitting a yellow light, इसीलिए the light is yellow here, and this part of the flame is moderately hot. This is not as hot as the outermost zone. ये देखिए, अब यहाँ पे सारी जोन्स, ये आपकी बुक की पिक्चर ऑलमोस्ट है कि यहाँ पर कौन कौन सी जोन्स होती है। नॉन ल्यूमिनस जोन होती है, फिर ल्यूमिनस जोन होती है, फिर डार्क जोन है, और अंदर आपकी प्रेजेंट होती है ब्लू जोन। तो अब ये डार्क इनर जोन क्या होती है? दिस इज द जोन ऑफ नो कंबस्शन एज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अब इस जोन में ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, और ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ नेसेसिटी फॉर कंबस्शन। तो ऑक्सीजन नहीं है, कंबस्शन भी नहीं है। इट अपीयर्स ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये आपको कैसी दिखेगी?
ब्लैक दिखेगी एंड पार्टिकल्स इन वैक्स वेपर्स. इट इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. तो ये कोल्डेस्ट रीजन है आपके कैंडल के फ्लेम की. अब आ जाते हैं द लोवेस्ट ब्लू जोन. एक हमें ब्लू जोन भी नजर आएगी. दिस जोन लाइज एट द बॉटम ऑफ अ फ्लेम. बिल्कुल लास्ट में एकदम नीचे नजर आती है, बॉटम ऑफ अ फ्लेम. द ब्लू कलर इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर्स. तो ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर्स विच गेट्स प्लेंटी ऑफ एयर एट द बेस ऑफ द फ्लेम. क्योंकि यहाँ इसको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल रही है, एयर मिल रही है. तो यहाँ पर जो है द ब्लू कलर इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर्स विच गेट्स प्लेंटी ऑफ एयर एट द बेस ऑफ द फ्लेम. अब हम पढ़ते हैं when a candle burns it is the wax vapors which burn and not the liquid wax. तो हम जब कैंडल को बर्न करते हैं क्या होता है? तो इसकी जो वैक्स वेपर्स है ना वो बर्न करते हैं, ना कि ये जो लिक्विड वैक्स बर्न हो रही होती है. when a candle burns, this is the activity in your book also. when a candle burns, जब कैंडल बर्न हो रही है, the wax melts, वैक्स मेल्ट होता रहता है, rises up through the wick and vaporizes, वो राइज करता है ऊपर की तरफ और वेपोराइज होता है. द वेपर्स ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. और यही वेपर्स हैं उसके वैक्स के जो कि एक फ्लेम के तौर पे आपको दिखते हैं, यही बर्न होते हैं. द स्मोक विच राइजेस फ्रॉम द ब्लोन आउट कैंडल कंसिस्ट ऑफ वैक्स वेपर्स एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई अ ब्लोन आउट कैंडल reignites when a matchstick is held near its wick. अगर आप उसको ब्लो करोगे और उसके बाद आप उसको दोबारा बर्न करोगे, क्या होगा? वो रीइग्नाइट हो जाएगी, वो दोबारा जल जाएगी. So this is how we come to understand that it is the wax vapors which burn and not the liquid wax. अब हम आते हैं फ्यूल पे. अभी हमने एक फ्लेम देखा, अब फ्यूल क्या होता है? Fuel combustible substances which produces a large amount of heat and light on burning is called fuel. ये एक ऐसा combustible substance होता है जो बहुत ही ज़्यादा heat और light produce करता है जब हम उसे burn करते हैं. So commonly used fuels क्या होते हैं? आपका coal है, वुड है, पेट्रोल है, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? हमारे फ्यूल्स हैं. फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट्स. तो ये फ्यूल्स जो होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं. भी आपने ऊपर भी देखा, वुड जो है सॉलिड है, पेट्रोल जो है लिक्विड है, एलपीजी क्या है? गैसियस फ्यूल है. So solid fuels are those combustible substances which exist in the solid state at room temperature. For example, wood, coal, charcoal. तो जो fuel solid state में है और combustible substance भी है तो वो हमारा solid fuel है. अब आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, अल्कोहल which are either hydrocarbons or their mixtures are examples of liquid fuels. इन्हें हम liquid fuels कहते हैं. They are volatile liquids which produce combustible vapor. Alcohol is highly combustible. ये जो alcohol होता है this is highly combustible fuel. Now gaseous fuels consist of combustible gases or mixtures of combustible substances. अब जैसे LPG है, natural gas है, coal gas है, ये सारे जो example हैं gaseous fuels के. Characteristics of an ideal fuel. तो एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? It should be cheap and readily available. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसे अफोर्ड ही ना कर सके. वो readily available होना चाहिए, easily available होना चाहिए. It should burn at a moderate rate to produce a large amount of heat. तो ऐसे मॉडरेट रेट पे ही बर्न होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसे आग लगाएं एक्सप्लोजन हो. दैट इज ऑफ नो यूज. सो इट शुड नाइदर प्रोड्यूस एनी पॉइजनस फ्यूम्स ऑन बर्निंग नॉर शुड इट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग. तो वो इसमें एक तो उसमें पॉइजनस फ्यूम्स नहीं होने चाहिए और साथ में ही क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग. इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए. इट शुड बी सेफ एंड इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मोर देन रूम टेम्परेचर, है ना. अभी हमने पहले पढ़ा था कि येलो फॉस्फोरस को क्या है, पानी में डालकर रखना पड़ता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है. तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट रूम टेम्परेचर से जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए. इट शुड बी मोर.
ना कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, अब फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल अंडरगोस कंप्लीट कंबस्शन इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब आप 1 ग्राम, जस्ट 1 ग्राम का फ्यूल लेकर उसे बर्न करेंगे, उससे जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। Now the calorific value of a fuel is expressed in the unit kilojoule per gram। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर ग्राम में। लेकिन ये देखिए, ये जो ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज जूल पर किलोग्राम। जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो जूल पर किलोग्राम में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, द यूनिट किलो जूल पर ग्राम इज चूजन विच डिस्क्राइब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो अब पूरा 1 kg को बर्न करना और उस वैल्यू को लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम पर ग्राम जो होती है, किलो जूल पर ग्राम को ही चूज करते हैं एज अ SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। द ओल्डर यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज कैलोरीज पर ग्राम। तो ये पुराना यूनिट है इसका, जो कि है कैलोरीज पर ग्राम, विच इज ऑल्सो यूज समटाइम्स। अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम कॉमन फ्यूल्स, यहाँ पे तो पर केजी दिया गया है, आपकी बुक में अकॉर्डिंगली दिया गया पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम। तो जैसे काउडंग केक है तो ये 6000 to 8000 होता है किलो जूल पर केजी। तो पर ग्राम में ये जो है क्या हो जाएगा, ये 6 to 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यू कैन रेफर टू योर बुक ऑल्सो। नेक्स्ट, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब ये जो फ्यूल्स हैं जब ये बर्न होते हैं तो इनसे कुछ पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petrol, diesel, LPG, etc. produces gases like carbon dioxide and carbon monoxide। तो इन्हें जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ पॉइजनस गैस। द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। Oxides of sulfur are released during burning of coal and diesel, and oxides of nitrogen are released during burning of petrol। तो जब कोल को और डीजल को बर्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होंगे इनटू द एयर। और लेकिन जब हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे पेट्रोल को, देन व्हाट विल हैपन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी released, which are with both the sulfur and nitrogen oxides are not good for our air, it creates pollution। solid fuels release unburned carbon particles। ये जो solid fuels होते हैं they release unburned carbon particles in the form of smoke or combustion, and this leads to different types of allergic reactions and respiratory problems in human beings। तो ये जो solid fuels हैं इनमें से निकलने वाले कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब हमने देखा कि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो दिस इज अ रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी के आगे भी पॉइंट्स देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी रिलीज करते हैं हम। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है रिलीज बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स इज अ पॉइजनस गैस। इस पे आपको क्वेश्चन भी आएगा इन एग्जाम्स, इट कैन कम, और आपकी बुक के पीछे भी क्वेश्चंस में ये दिया गया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ विच एवरीवन शुड लर्न। सो व्हेन इनहेल्ड इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे हीमोग्लोबिन में, हमारे ब्लड में जाकर मिल जाती है, टू फॉर्म व्हाट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस कंपाउंड डिस्ट्रॉयज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, thus the person dies of suffocation। सफोकेशन होने की वजह से person can die, therefore it is dangerous to sleep in a closed room with burning coal fires। तो लोग जैसे जनरली अंगीठी लगा के सो जाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके ब्लड में जाती है, हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आने से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। अब आ जाते हैं एसिड रेन पे।
अब ये एसिड रेन पे भी क्वेश्चन है और ये दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एसिड रेन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन dissolves in rain water to form acid. तो रेन वाटर कंटेनिंग दीज डिसॉल्व्ड एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। तो ये सब जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये रेन वाटर से मिल जाती है तो एसिड रेन बन जाती है। एसिड रेन इज हाईली कोरोसिव एंड करोड्स मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये हमारी बिल्डिंग्स के लिए भी अच्छी नहीं है। इट डिस्ट्रॉयज प्लांट्स एंड मरीन लाइफ। तो देखिए कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के। एंड डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल को भी ये इनफर्टाइल कर देती है। टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब हमने देखा कि ये सब चीज़ों से कितना पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये सब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? द यूज ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petroleum, etc. should be discouraged, and instead renewable sources of energy like sunlight, wind and hydro energy should be used. तो हमें इन फ्यूल्स की जगह पर क्या करना चाहिए? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए। साइंस बिट्स, ये कुछ साइंस बिट्स हैं आपके चैप्टर में। When wood is converted to charcoal, the water in it is eliminated to produce charcoal, which is 100% carbon. Joule is the SI unit of energy and it is named after James Prescott Joule. A flame always points upwards because the gases produced during combustion are lighter than air. Alcohol mixed with petrol makes a good fuel for cars. This new fuel uses less petrol and is therefore less polluting than petrol. So these are all the important points. Thank you so much. If you like my video, kindly subscribe. Thank you so much.